नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े विजय माल्या से उसका सब कुछ छिन गया है। लंदन कोर्ट के फैसले के बाद माल्या के अधिकार में एक भी संपत्ति नहीं है। माल्या के वकील अमित देसाई ने इसकी जानकारी दी। देसाई ने मुंबई के स्पेशल ट्रायल कोर्ट के जज MS आजमी को बताया कि विवादित बिजनेसमैन की हर एक संपत्ति या तो जब्त हो चुकी है या कोर्ट की कस्टडी में है। उन्होंने साथ ही कोर्ट को बताया कि माल्या ने लंदन कोर्ट में अपने वकील को अपनी घड़ी, ज्वेलरी और कारें तक सौंप दी हैं। बता दें कि विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश पारित करने वाले यूके कोर्ट के जज ने माल्या को चमक दमक वाला आभूषणों से लदा प्लेबॉय बताया था। पिछले साल नवंबर में दुनिया भर में माल्या की संपत्तियां जब्त करने का आदेश जारी होने के बाद उनके पर्सनल यूज की करीब 70 संपत्तियां कोर्ट को सौंप दी गई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय के छापों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ लगे सभी आरोप पूरी तरह से गलत और राजनीतिक रूप से प्रभावित हैं। वो सभी नोटिसों का जवाब देंगे, लेकिन हर चीज कानून के मुताबिक होनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने प्रवर्तन निदेशालय के छापों को पूरी तरह गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि उन पर अभी आरोप लगे हैं, जैसे भी आरोप लगे हैं तमाम के तमाम गलत हैं और इसके पीछे सियासत है, यानी राजनीतिक रूप से इन्हें लगाया गया है। वो सभी नोटिसों का जवाब देंगे। होगा, मेरे लीगल पीपल हैं, वो भी मतलब कि उनको जवाब देंगे, मैं भी जवाब दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर नॉट अबव द लॉ, वी आर वेरी मच विद द लॉ एंड मैं यहाँ हूँ। मैं नहीं हूँ कि मैं दौड़ जाऊंगा या किसी और देश में रहूंगा। मैं यहाँ का नागरिक हूँ, आई एम इंडियन। मैं जो भी है मैं मतलब झेलूंगा, जो भी प्रेशर आएगा। हम निडर है, जो भी है, जो भी मेरे को एजेंसी बुलाएगी मैं जरूर जाऊंगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ हूँ, पर हर चीज तरीके से होना चाहिए। खबर मध्य प्रदेश से है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। शिवराज ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंपा। शिवराज सिंह ने इस्तीफा देने के बाद कमलनाथ को बधाई दी और कहा कि उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है, अब वो मुक्त है, हार की जिम्मेदारी उनकी है। अभी महामहिम राज्यपाल महोदया को इस्तीफा देकर आया हूं। पराजय की जिम्मेदारी मेरी और सिर्फ मेरी है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया, जनता का भरपूर प्यार भी मिला, वोट भी थोड़े ज्यादा मिल गए, लेकिन संख्या बल में हम पीछे रह गए और इसलिए हमने फैसला किया कि हम सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। शिवराज जी मुख्य और कमलनाथ जी को मैंने शुभकामनाएं दी है, बधाइयां दी है। मध्य प्रदेश में सीएम के नाम पर कांग्रेस में दो राय दिख रही है। न्यूज 18 ने शताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रहे कांग्रेस के दो दिग्गज रामनिवास रावत और गोविंद सिंह से बातचीत की। रामनिवास रावत ने सिंधिया का समर्थन किया, जबकि गोविंद सिंह ने कमलनाथ को सीएम के लिए बेहतर बताया। सिंधिया जी के बारे में कहा जा रहा है कि सर उन्होंने काफ़ी काम किया है और उनका प्रभाव यहाँ पर है और अब तो ये भी मांग उठने लगी है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आपकी क्या राय है इस बारे में? निश्चित रूप से सिंधिया जी हमारे युवा नेतृत्व है, ऊर्जावान नेतृत्व है। ग्वालियर चंबल संभाग के ही नहीं, अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के और काफ़ी देश के भी लोकप्रिय युवा नेताओं में से हैं। उनकी काफ़ी मेहनत रही, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। ग्वालियर चंबल को से ही वो गुना क्षेत्र से सांसद हैं और उन्होंने ज़बरदस्त रूप से मेहनत भी की। हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग हर विधानसभा क्षेत्र में दो बार मीटिंगें ली और उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद एक अच्छा माहौल दिया। जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की सवाल है कि हम ग्वालियर चंबल से आते हैं, चूँकि मैं निश्चित रूप से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं तो चाहूँगा ही। तो क्या लगता है कि इन दोनों चेहरों में से ही कोई एक तय चेहरा होगा और आपकी नज़र में कौन सा बेहतर चेहरा होगा? जहाँ तक सवाल दो चेहरों में से है तो मैं कमलनाथ जी को योग्य और अनुभवी वरिष्ठ नेता मानता हूँ और उनके नेतृत्व में, उनके मेहनत से और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने जो कांग्रेस का संगठन मरा पड़ा था उसमें जान फूकने का काम किया
और केवल 4-5 महीने मिले उनको काम करने में। 4-5 महीने में उन्हें सभी मोर्चा संगठनों को सक्रिय किया और उनकी रणनीति और उनके कर्मठता और रात दिन मेहनत करके उन्होंने पार्टी को जिताया है। तो मेरी राय में तो कमलनाथ जी कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस बनाए, ऐसी मेरी निजी राय है। खबर राजस्थान से, जहां भावी मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए कांग्रेस विधायक दल की पहले दौर की बैठक हुई। बैठक में सीएम चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। बता दें कि सीएम बनने की रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का नाम आगे चल रहा है। हालांकि दोनों ही नेता कह चुके हैं कि पार्टी हाईकमान यानी राहुल गांधी का फैसला उन्हें मंजूर होगा। पार्टी पर्यवेक्षक वेणुगोपाल एक विधायक से फीडबैक लगातार ले रहे हैं। इस फीडबैक में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को इस फीडबैक को भेजा जाएगा। इस पर राहुल अंतिम फैसला लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का इस्तीफा केंद्र सरकार ने मंजूर कर लिया। उर्जित की जगह शक्तिकांत दास को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। आरबीआई को मिला नया गवर्नर। पूर्व आईएएस शक्तिकांत दास बने आरबीआई के 25वें गवर्नर। 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं शक्तिकांत। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के कार्यकाल के पूरा होने से 9 महीने पहले इस्तीफा देकर चौंका दिया था, लेकिन केंद्र सरकार ने आरबीआई को नया गवर्नर देकर देश की अर्थव्यवस्था को लेकर लगाई गई सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। जो गवर्नर थे रिजर्व बैंक के डॉक्टर उर्जित पटेल, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। इस्तीफे को सरकार ने मंजूर किया और श्री शक्तिकांत दास को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री शक्तिकांत दास बहुत ही अनुभवी सिविल सर्वेंट रहे हैं। लगभग 3.5-4 दशकों तक देश के आर्थिक प्रशासन का या केंद्र में या अपने राज्य में एक हिस्सा रहे हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने वाले शक्तिकांत दास कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव रहे शक्तिकांत दास तमिलनाडु के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। वो साल 2015 से 2017 के बीच इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी थे। वो G20 में भारत के शेरपा के सदस्य भी रहे। दास नोटबंदी के समय आर्थिक मामलों के सचिव थे और उन्होंने फैसले की तारीफ की थी। आरबीआई के गवर्नर पद संभालने से पहले दास भारत की 15वीं वित्त आयोग के सदस्य थे। केंद्रीय आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान शक्तिकांत दास को काफी शक्तिशाली माना जाता था। पिछले दिनों वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने ब्यूनस आयर्स भी गए थे। शक्तिकांत दास पिछले 3 साल में आरबीआई के तीसरे गवर्नर होंगे। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को दूसरा कार्यकाल नहीं देकर मोदी सरकार ने 4 सितंबर 2016 को उर्जित को गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से 9 महीने पहले पटेल ने पद छोड़ दिया। हालांकि पटेल ने अपने इस्तीफे की वजह निजी बताई है, लेकिन माना जा रहा है कि आरबीआई की स्वायत्तता, कैश फ्लो और ब्याज दरों में कमी नहीं करने को लेकर सरकार से चल रहा टकराव की वजह से पटेल ने अपना इस्तीफा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। खबर मिल रही है कि आरजेडी 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 8 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। शरद यादव को 1 से 2 सीट, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 से 2 सीट, सीपीएम सीपीआई को 1-1 सीट दी जा सकती है। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी और पप्पू यादव को भी साथ लाने की कोशिश होगी। हालांकि महागठबंधन के नेता इस पर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के प्रतिकूल क्या रहे, सहयोगी भी सलाह देने लगे। बिहार में तो एक बार फिर जेडीयू को बड़ा भाई बताने की सियासत शुरू हो गई।
नतीजों से गरमाई बिहार की सियासत। जितने भी अलाइड पार्टी है पूरे बिहार का, उसको बैठाना चाहिए। बैठा करके जिस राज्य का, हर स्टेट का अपने स्तर से समस्या होती है, उसको समाधान के लिए केंद्र सरकार को, सहयोगी पार्टी को और भी सांस में लेने की जरूरत है। अब अपने भी देने लगे बीजेपी को नसीहत। एनडीए के घटक दलों की बैठकें ना के बराबर होती हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। जेडीयू नेता फिर गाने लगे बड़ा भाई राग। अभी भी बड़े भाई की भूमिका में है ही, और आने वाला समय में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। नीतीश के चेहरे को बड़ा बताने की होड़। नीतीश जी का चेहरा बड़ा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम और 3 राज्यों में बीजेपी की हार का असर बिहार की सियासत में भी दिखने लगा है। जैसे ही रिजल्ट बीजेपी के विपरीत हुए, जेडीयू नेता नसीहत देने लगे। कोई जेडीयू को बड़ा भाई बताने लगा, तो कोई नीतीश के चेहरे को चमकाने लगा। एनडीए के घटक दलों की बैठकें ना के बराबर होती हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार और शिवसेना प्रमुख राज ठाकरे जैसे नेताओं की व्यापक हिस्सेदारी, साझेदारी बनानी चाहिए, और आगे से ज्वाइंट कैंपेन के भी रास्ते तलाश करने चाहिए। और राम मंदिर के सवाल पर अति उत्साह और अधीरता भी नुकसान का कारण बन सकता है। अभी भी बड़े भाई की भूमिका में है ही, और आने वाला समय में बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। और मैं समझता हूँ अलाइड पार्टी बैठ करके सभी को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, और यह अति आवश्यक है। मैं समझता हूँ एज फार एज बिहार इज कंसर्न, नीतीश जी इज अ परफेक्ट लीडर एंड पीपल हैव ट्रस्ट ऑन हिम। विपरीत परिणामों के बाद सहयोगियों की नसीहत ने बीजेपी को थोड़ा असहज जरूर कर दिया है। बीजेपी नेता जवाब दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बच बचा के। कैसे क्या करना है, बड़े भाई छोटे भाई का तो ये उस समय लालू जी के ज़माने में ये सब होता था। यहाँ तो एनडीए गठबंधन का जिम्मेवारी है, और एनडीए गठबंधन के सामने में जो मामला आया है, हम एनडीए गठबंधन की जबरदस्त जीत होगी। कहते हैं बुरे वक्त में परछाई भी साथ छोड़ देती है। ये तो बस सियासी सहयोगी है। वक्त बदला है तो रंग बदलेंगे ही। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से दिवाकर और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब तक तो सिर्फ एनडीए में ही बड़े भाई की सियासत चल रही थी, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों ने महागठबंधन में भी बड़े भाई की लड़ाई को तेज करा दिया। महागठबंधन में भी बड़े भाई की जंग। नहीं, कांग्रेस का हावी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, तो बड़ा भाई के सामने कोई बोलता नहीं है। आरजेडी ने दिया विधायकों की संख्या का हवाला। जो आरजेडी बड़ी पार्टी है, आज भी हम 81 विधायक में एक हमारे विधायक की सदस्यता समाप्त हुई है, और यहाँ बड़े भाई की भूमिका में मैं हूँ ही। कांग्रेस ने किया दावा खारिज। भाई छोटे भाई, किसने कहा छोटे भाई? कांग्रेस छोटा भाई कैसे हो सकता है? ये नेशनल पार्टी है, हमारे नेतृत्व में सरकार बननी है, तो छोटे भाई का क्या मतलब होता है? छोटे भाई जी, 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का साइड इफेक्ट बिहार में दिखने लगा है। एनडीए के बाद महागठबंधन में भी बड़े भाई छोटे भाई की सियासत तेज हो गई है। आरजेडी का दावा है कि नतीजे चाहे जो हों, बिहार में तो वही बड़े भाई की भूमिका में है और आगे भी रहेगी। और तो और, अब तो आरजेडी नेता तेजस्वी को राष्ट्रीय स्तर का नेता के तौर पर उभरने का दावा भी करने लगे हैं। हमारे सुप्रीमो से थोड़ा आगे की लकीर हम लोग लगता है कि भविष्य में ये बड़े नेता के रूप में, देश के बड़े नेता के रूप में तेजस्वी जी उभरेंगे। तो यहाँ बड़े भाई की भूमिका में मैं हूँ ही। हर लोग मान रहा है कि यहाँ बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है। नहीं, कांग्रेस का हावी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं, तो बड़ा भाई के सामने कोई बोलता नहीं है। 3 राज्यों में जबरदस्त जीत से उत्साहित कांग्रेस को आरजेडी का ये दावा अब रास नहीं आ रहा। भाई छोटे भाई, किसने कहा छोटे भाई? कांग्रेस छोटा भाई कैसे हो सकता है? ये नेशनल पार्टी है, हमारे नेतृत्व में सरकार बननी है, तो छोटे भाई का क्या मतलब होता है? छोटे भाई, विधानसभा का चुनाव हो रहा है क्या? देश का जो जनादेश मिला है 3 राज्यों में, वो किसको मिला? कांग्रेस को मिला है, और कांग्रेस नेशनल पार्टी है। तो इस तरह की बात को विवाद में लाना मैं समझता हूं कि हास्यास्पद है। यूपी में इसी बड़े भाई बनने की जंग ने अब तक कांग्रेस, बीएसपी और एसपी को एक प्लेटफॉर्म पर आने नहीं दिया। अब बिहार में शुरू हुई खुद को बड़ा भाई बताने की ये होड़ कहीं यहां भी मजबूत महागठबंधन बनाने के सपने को चकनाचूर न कर दे।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।